नादरीन, आरएसएस जो कि इंडियन रूलिंग जमात बीजेपी की पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है और जिसके मौजूदा इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब, मौजूदा इंडियन सदर रामनाथ कोविंद साहब और मौजूदा जो इंडिया के होम मिनिस्टर हैं अमित शाह साहब, इन समेत अहम तरीन इंडिया के जो मौजूदा ऑफिस होल्डर्स हैं, ये सब उसके मेंबर रह चुके हैं। इनका ये नज़रिया रहा है कि इंडिया के इर्द गिर्द के सारे मुल्क ख़त्म होने चाहिए और उनको इंडिया के अंदर मर्ज हो जाना चाहिए। इस पे हम पहले भी बहुत बार बात कर चुके हैं और हमने आपको बताया था कि आरएसएस और बीजेपी इस तरह ये मकासद हासिल करना चाहते हैं कि इन मुल्कों के अवाम खुद ये बात कहें कि हमें इंडिया के अंदर शामिल होना है। आरएसएस और बीजेपी ये कहती रही है कि वी वांट टू मर्ज देम थ्रू पॉपुलर गुडविल, जैसा कि बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी राम माधव साहब भी कह चुके हैं पास्ट में। इस पे बहुत से लोग ये समझने से कासिर थे, आरएसएस और बीजेपी से जुड़े हुए जो लोग थे, कि आखिर इन मुल्कों के लोग भला खुद क्यों कहेंगे कि इंडिया के साथ हमें शामिल होना चाहिए और ये पॉपुलर गुडविल हासिल कैसे हो सकती है, क्रिएट कैसे होगी। ऐसा तो नहीं हो रहा कि हमारी जो लीडरशिप है ये सिर्फ लफाजी कर रही है और हमें ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया गया है। इस चीज़ की चर्चा पिछले कुछ साल से जोर और शोर के साथ आरएसएस के अंदर जो मीटिंग्स होती रही हैं उनके अंदर होती रही है कि कारकुनों के अंदर ये बेचैनी पाई जा रही है कि आखिर बीजेपी और आरएसएस अखंड भारत बनाएंगे तो बनाएंगे कब, क्योंकि बीजेपी और आरएसएस के अंदर अखंड भारत को बनाना और बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान वगैरह को खत्म करना कोई थ्योरी नहीं है। ये कोई थ्योरी नहीं है बल्कि एक जिंदा एजेंडा है जिसपे मुसलसल काम होता रहता है। ये अलग बात है कि पाकिस्तान के अलावा बाकी मुल्कों के अंदर इस फितने को हुकूमती लेवल पर इतना ज़्यादा हाईलाइट नहीं किया जाता जितना पाकिस्तान कर रहा होता है। तो कुछ महीने कबल आरएसएस की जानिब से ये मौक़िफ़ सामने आया था कि हम लड़कर तो अखंड भारत नहीं बना सकते और जाहिर सी बात है इंडिया के अंदर इतनी कैपेबिलिटी भी नहीं है इस वक्त कि वो बाय फोर्स अखंड भारत क्रिएट कर सके। अलबत्ता जब इंडिया के अंदर ये कैपेसिटी मौजूद थी, ये ताकत मौजूद थी, तब इंडिया ने भूटान की फॉरेन पॉलिसी पे कब्जा करके और सिक्किम को अपने अंदर मर्ज करके, श्रीलंका के ऊपर चढ़ाई करके, पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके और नेपाल में अपनी मर्जी का किंगडम वहाँ पर स्टैब्लिश उन्होंने ऑलरेडी कर रखा था। तो ये सब कुछ करके उन्होंने कुछ हाथ पैर ज़रूर मारे जब इंडिया के पास ताकत थी, लेकिन आज की रियलिटी ये है कि इंडिया मिलिट्री एतबार से इस लायक नहीं रहा कि अब बाय फोर्स इन मुल्कों के ऊपर माजी की तरह फौज भेज के और अखंड भारत बनाने की कोशिश करे। लिहाजा आरएसएस भी ये बात समझती है। इसलिए जब रिवाइज्ड प्लान बने हैं अखंड भारत वाले ग्रांड मंसूबे की तकमील के लिए, तो उसमें इस ऑप्शन को रूल आउट कर दिया गया है कि हम बाय फोर्स इन इलाकों पर कब्जा अब नहीं कर सकते। इस ऑप्शन को आरएसएस और बीजेपी ने कब का रद्द कर दिया है और इसकी जगह अब नया नजरिया अडॉप्ट किया गया है और वो ये कि थ्रू पॉपुलर गुडविल वी विल रिकॉन्कर दीज एरियाज टू अचीव आवर गोल्स। अब ये जनरल स्ट्रेटजी थी जो कि जाहिर की गई, लेकिन सवाल ये था कि पॉपुलर गुडविल इन मुल्कों के अंदर कैसे बननी है, ये मेन सवाल था। इस सिलसिले में आरएसएस की मुस्तकबिल की हुकूमत अमली के 2 पहलू नजर आते हैं, 2 साइड्स नजर आती हैं। अगर आप आरएसएस चीफ की स्पीचेस और उनकी राइटिंग्स को देखें केयरफुली तो आपको पता चल जाएगा कि नेपाल, भूटान और श्रीलंका के लिए उनकी एक अलग स्ट्रेटजी है। इन 3 मुल्कों को उन्होंने अलग ग्रुप में डाल रखा है और उनके अंदर अखंड भारत के कयाम के लिए हिंदू इंतहा पसंद जमातों को इन मुल्कों के अंदर सपोर्ट करके हिंदू नेशनलिज्म की बुनियाद पर यहाँ पर इंडिया के साथ मर्जर की तहरीकें लाने का मंसूबा आपको नजर आता है। और उस सिलसिले में नेपाल की जो सेक्युलर जमात है, जो कि मौजूदा रूलिंग पार्टी भी है और वहाँ केपी ओली साहब की हुकूमत है, लेकिन केपी ओली साहब हिंदुत्व से जुड़े हुए नहीं हैं, लिहाजा उनके खिलाफ हाल ही में बहुत बड़े पैमाने पे मुजाहरे नजर आए हैं नेपाल के अंदर। और इन प्रोटेस्टर्स का बुनियादी मुतालबा, मेन डिमांड यही रही है कि नेपाल के अंदर दोबारा हिंदू बादशाहत कायम की जाए और दोबारा नेपाल को हिंदू रिपब्लिक ऑफ नेपाल करार दिया जाए। और वंस इट हैपन, these Hindutva based movements will then be transformed into next level, that is to merge the Nepal with India, or at least to have common defense and foreign policy, same like what India has with Bhutan. अच्छा, वैसे इन सारी चीज़ों के रेफरेंसेस हम नीचे देते हुए जाते हैं, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। एनीहाउ, इसी तरह श्रीलंका के अंदर इंडिया को ये गुमान था कि श्रीलंका में उनकी अच्छी स्टैंडिंग है,
लेकिन हालिया जो कोलंबो टर्मिनल वाला मंसूबा श्रीलंका ने कैंसिल किया है और लिटरली इंडिया को किक आउट किया गया है श्रीलंका के अंदर से, इस इशू ने इंडियन फॉरेन पॉलिसी के कर्ता धर्ताओं को अपनी श्रीलंका पॉलिसी रिवाइज करने पे मजबूर कर दिया है और अब इंडिया एक बार फिर वहां तमिल टाइगर्स की जबान बोलना शुरू हो गया है। और इंडिया ने ये मुतालबा किया है श्रीलंका के साथ कि वो जो 1987 में इंडिया के दबाव पर श्रीलंका ने तमिल लोगों के साथ जो वादा किया था वो श्रीलंका पूरा करे। और अहम तरीन बात यह है कि अक्सर जो तमिल हैं श्रीलंका के अंदर वो भी हिंदू मत के मानने वाले हैं। अचानक से एक बार फिर इंडिया को याद आ गया है कि श्रीलंका के अंदर तो तमिल हजरात की बहुत बड़ी प्रेजेंस है और यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल के इजलास में इंडिया ने श्रीलंका को इस बात पर प्रेशराइज करने की कोशिश की है ये कहकर कि इंडिया रिमेन्स कमिटेड टू एस्पिरेशंस ऑफ द तमिल पीपल ऑफ श्रीलंका for equality, justice, peace and dignity, and Sri Lanka should implement the 13th amendment to its constitution regarding Tamils. मतलब इंडिया ने ये याद दिलाया है श्रीलंका को कि ये जो हिंदू श्रीलंकन है जो कि अक्सर तमिल हैं, इनके साथ नाजायजी हो रही है। देखें, ये इक्वल सिटीजन नहीं रहे श्रीलंका के अंदर, इसलिए हम इनको आज भी वैसे ही सपोर्ट करते हैं जैसे पहले करते थे। यानी श्रीलंका के अंदर चीन की मुकम्मल बालादस्ती को काउंटर करना है और वहां भी अखंड भारत के लिए हिंदू कार्ड खेला गया है इंडिया की जानिब से। तमिल लोगों को एक बार फिर मजहब के नाम पे इस्तेमाल करने का पूरा मंसूबा इंडिया ने बना रखा है, एक बार फिर जैसे कि इंडिया ने श्रीलंकन सिविल वॉर के वक्त किया था। अच्छा, अब नेपाल श्रीलंका के लिए आरएसएस और बीजेपी ने इस तरह का एक लॉन्ग टर्म गेम प्लान तैयार कर रखा है जहां पर मजहब एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है और यहां पर जल्दी से अमल दरामद शुरू हो सकता है क्योंकि यहाँ पर गेम प्लान तैयार है। और कुछ दिन पहले ही बीजेपी के त्रिपुरा के सीएम ने इस चीज का खुलासा भी कर दिया है कि बीजेपी अपना जो फुटप्रिंट है ये श्रीलंका और नेपाल के अंदर स्ट्रॉन्ग करने जा रही है और वहां पर हुकूमतें बनाने जा रही है बीजेपी। यानी वहां पर जो मौजूदा हुकूमतें हैं इनको टॉपल करके एक प्रो इंडिया हुकूमतें वहां पर लाई जाएंगी और फिर उनके जरिए हिंदू नेशनलिज्म को फरोग दिया जाएगा इन मुल्कों के अंदर और इन मुल्कों के अंदर से प्रो इंडिया तहरीकें बनाकर इनको इंडिया के साथ मर्ज करने का एक प्रयास शुरू किया जा सकता है। तो हमने अभी जो आपको बताया ये ख्याली बातें नहीं है, ये मुकम्मल तौर पर एक साजिश तैयार हो रही है इंडिया के अंदर और इसका खुलासा खुद बीजेपी और आरएसएस के लोग कर चुके हैं। तो श्रीलंका और नेपाल के लिए ये एक गेम प्लान तैयार कर रखा है आरएसएस और बीजेपी ने, लेकिन अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के लिए दूसरा मंसूबा नजर आता है। इनको आरएसएस ने दूसरे ग्रुप में डाल रखा है। अगर आप आरएसएस चीफ की स्पीचेस देखें और उनकी राइटिंग्स देखें तो आपको सारा खेल समझ में आ जाता है कि आरएसएस मुस्तकबिल में करना क्या चाहता है। इन मुल्कों के अंदर यानी बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के अंदर इस्लाम एक डोमिनेंट मजहब है और इन तीनों मुल्कों के अंदर एक बहुत ह्यूज तादाद है मुसलमानों की। पाकिस्तान के अंदर 97% से भी ज़्यादा लोग मुसलमान हैं और अफ़गानिस्तान के अंदर 99.7% लोग मुसलमान हैं, जबकि बांग्लादेश के अंदर 90.4 लोग मुसलमान हैं। यानी 100 में से 90 लोग बांग्लादेश के अंदर मुसलमान हैं। इसका मतलब है कि एक मुकम्मल तौर पर डोमिनेंट मजहब है इस्लाम यहाँ पर। तो इन तीनों मुल्कों में नेपाल और श्रीलंका वाली स्ट्रेटजी कारआमद साबित नहीं हो सकती, लिहाजा इन मुल्कों के लिए आरएसएस और बीजेपी का मंसूबा अलग है। जंग के जरिए भी यहाँ पर अखंड भारत नहीं आ सकता इन तीनों मुल्कों के अंदर और यहाँ पर भी अखंड भारत थ्रू पॉपुलर गुडविल ही बनाने का मंसूबा आरएसएस ने बना के रखा है। जाहिर सी बात है कि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर मुल्क है, इस पर चढ़ाई करना खुदकुशी करने के मुतारादिफ है और पॉसिबल नहीं कि उसके ऊपर कब्जा किया जा सके। अफगानिस्तान के साथ कोई डायरेक्ट सरहद इंडिया की है नहीं और ऊपर से वहां पर रूस और अमेरिका जैसी बड़ी बड़ी सुपर पावर्स ही मार खाती हुई नजर आती हैं, तो इंडिया के लिए वहां पर सरवाइव करना बहुत ही मुश्किल काम है और पॉसिबल नहीं है वहां पर भी। इसके अलावा बांग्लादेश, इसका बॉर्डर 3 तरफ से इंडिया के साथ लगता है और इसको हलवा समझकर इन्वेड करने की सलाह बीजेपी के सीनियर जो नेता हैं सुब्रमण्यम स्वामी समेत कई हिंदुत्व की जमातों के जो नेता हैं वो दे चुके हैं कि बांग्लादेश के ऊपर कब्जा कर लिया जाए। लेकिन मसला ये है कि बांग्लादेश पर इन्वेड करने का तो इंडिया कर भी ले और उसके अंदर फौज भी घुसा दे कश्मीर की तरह, और अगर बांग्लादेश के ऊपर इंडिया कब्जा कर भी लेता है तो भी कोई ज़्यादा फायदा उसको होगा नहीं,
क्योंकि वो कब्जा इंडिया सस्टेन नहीं कर सकता। इसकी वजह क्या है? देखिए, कश्मीर की कुल आबादी है 1.5 करोड़, और 1.5 करोड़ वाले आबादी के कश्मीर पर ही कब्जा बरकरार रखने के लिए इंडिया को अपनी आधी फौज वहां पर डिप्लॉय करनी पड़ी है। 8 लाख से ज्यादा फौज इंडिया ने वहां पर डिप्लॉय कर रखी है, उस इलाके में जिसकी कुल आबादी 1.5 करोड़ के लगभग है। यानी कश्मीर के ऊपर इंडिया ने कब्जा कर तो लिया है, लेकिन उस कब्जे को सस्टेन करना एक बहुत बड़ा चैलेंज बना हुआ है इंडिया के लिए। जैसा कि हमने आपको बताया कि पूरे इंडिया की आधी फौज वहां पर डिप्लॉयड है। तो आप खुद अंदाजा लगाएं कि कश्मीर की 1.5 करोड़ की आबादी से निपटने के लिए अगर इंडिया को अपनी 7-8 लाख की फौज वहां पर डिप्लॉय करनी पड़ रही है, तो बांग्लादेश की तो 16 करोड़ से भी ज्यादा की पॉपुलेशन है। वहां पर कब्जा सस्टेन रखने के लिए उस हिसाब से तो इंडिया को कम से कम 70 लाख की फौज चाहिए, जो कि बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, वरना फिर कब्जा बरकरार नहीं रखा जा सकता बांग्लादेश के ऊपर। तो बाय फोर्स इन मुल्कों के ऊपर चढ़ाई करके अखंड भारत बनाना तो मुमकिन ही नहीं, ये सवाल ही पैदा नहीं होता। इसके लिए आरएसएस की जो नई थ्योरी आरएसएस लेकर आया है वो ये है कि धर्म की ताकत से इन मुल्कों के अंदर पॉपुलर गुडविल बनाई जाएगी अखंड भारत बनाने के लिए। अभी कल ही आरएसएस के चीफ ने अपने इस नए गेम प्लान का खुलासा किया है कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश में वो किस तरह अखंड भारत का मंसूबा मुकम्मल करने के लिए जा रहे हैं। मोहन भागवत साहब ने कहा कि अखंड भारत पूरी यूनिवर्स के लिए ज़रूरी है और हम इन सब मुल्कों को इकट्ठा करेंगे सनातन धर्म की मदद से, जिसे आज हिंदू धर्म कहा जाता है। यानी आरएसएस उन मुल्कों के अंदर आने वाले दिनों में इस्लामी वैल्यूज और इस्लामी तहजीब की जगह पर सनातन धर्म की बुनियाद पर सोसाइटी के कयाम का इरादा रखती है, क्योंकि उनका ऐसा मानना है कि जब तक इन मुल्कों के अंदर इस्लाम मेन मजहब के तौर पर मौजूद है, इन मुल्कों के लोग शऊरी एतबार से खुद को इंडिया से अलग ही समझेंगे और ऐसे में पॉपुलर गुडविल का बनना तो सवाल ही पैदा नहीं होता, मुमकिन ही नहीं है। लिहाजा जब तक सनातन धर्म नहीं आता इन मुल्कों के अंदर, एक साइजेबल तादाद के अंदर नहीं आता इन मुल्कों के अंदर, तो यहाँ पर अखंड भारत के लिए ग्राउंड हमवार करना सोसाइटी के अंदर नामुमकिन सी बात है। अच्छा, बज़ाहिर ये बात अहमकाना मालूम होती है, ये जो थ्योरी मोहन भागवत साहब ने पेश की है ये बिल्कुल फजूल और बेवकूफ़ाना किस्म की बातें मालूम होती हैं कि सनातन धर्म की मदद से वो अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश के अंदर अखंड भारत बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इस चीज़ को फिर आपको मालूम है कि मोहन भागवत साहब क्या कहकर जस्टिफाई कर रहे हैं। भागवत साहब कह रहे हैं कि अखंड भारत इज़ पॉसिबल। सम पीपल expressed serious doubts before the partition of India in 1947 that it's not possible to divide India, but it happened. India's first PM Nehru, when asked before the partition in 1947, he said the possibility of formation of Pakistan was dream of fools, but it happened. यानी अगर देश की अखंडता टूट सकती है, पाकिस्तान बन सकता है, तो देश दोबारा अखंड क्यों नहीं बन सकता? ये मोहन भागवत साहब की लॉजिक है कि अगर इंडिया का टूटना पॉसिबल है तो इंडिया का दोबारा अखंड होना भी तो पॉसिबल है। और इस सिलसिले में उन्होंने आने वाले दिनों में फिर सनातन धर्म और इंसानियत के मज़हब के नाम पे तहरीकें चलवाने का एक इशारा दे रखा है कि इंसानियत के नाम का जो मज़हब होगा, एक नया मज़हब उन्होंने ईजाद किया हुआ है इंसानियत। पहले इसको हम फैलाएंगे इन मुल्कों के अंदर कि इंसानियत वाला मज़हब हमें चाहिए, और उसके बाद उनका कहना है कि असल में हिंदू धर्म ही इंसानियत है। तो एक बार इंसानियत वाला मज़हब इन मुल्कों के अंदर आ जाए तो फिर वो इंसानियत से कन्वर्ट हो जाएगा हिंदुइज़्म में। और इस तरीके से जब माइंडसेट पूरी तरह से फैल जाएगा इन मुल्कों के अंदर या एक साइजेबल मेजॉरिटी के अंदर फैल जाएगा, तो फिर अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश में हम इस काबिल हो जाएंगे कि अपना अखंड भारत वाला मंसूबा इम्प्लीमेंट कर सकें।